Our first topic is light. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स इट इज एनर्जी. और एनर्जी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि एनर्जी is the ability or capacity to do work. That means अब लाइट की भी कोई कैपेसिटी या एबिलिटी है क्या करने की, काम करने की. तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस कैपेबल ऑफ व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को देखने के कैपेबल बनते हैं. और 10th क्लास में आपका लाइट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हम समझेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चीज को अज्यूम करेंगे कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. जैसे नेक्स्ट क्लासेस में लाइट की हम वेव फॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, लाइट को सिर्फ क्या मानेंगे कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, it is moved back to the medium from its comes. जिस मीडियम से लाइट आई है किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे. इमेजिनरी लाइंस होती हैं रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को पढ़ने के लिए. सबसे पहले जो रे इस स्मूथ सरफेस पे टकराएगी उस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे. एक लाइन मानते हैं हम जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो स्ट्रेट फॉल होती है उस सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और जो रे टकरा के उसी मीडियम में वापस जाती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. हमारे पास पढ़ने के लिए तीन चीजें होगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे. एक चीज हमने ये देखनी है कि जो हमने सरफेस लिया है वो सरफेस हमने ऐसा लिया है जिसमें क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, यानी जिससे टकरा के कोई भी रे उसी मीडियम में जाते हैं. आपके पास दो मीडियम बनते हैं, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, लेकिन जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है वो क्या रहेगी, सिर्फ फर्स्ट मीडियम में ही रहेगी. इस मीडियम में वो लाइट एंटर नहीं करेगी. कुल मिला के बात ये है कि इस जो ये आपका मीडियम है, जो आपका ये वाली लाइन हमने क्रिएट कर रखी है, जिसको हम आप एक चीज मान सकते हो, उसको एज अ मिरर मान सकते हैं. उसको इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों चीजें हमें समझ में आ रही हैं. इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी भी स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है. रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो टकरा के उसी मीडियम में वापस जाती है. और एक इमेजिनरी लाइन होती है स्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल. नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट लॉ बनता है आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on the same plane. It means that line lies on the same plane. सेकेंड लॉ जो बनता है वो बनता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल आई, एंगल आर इस डायग्राम में है कौन कौन से.
सबसे पहले जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल आई, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल आर। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है आपका, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। इसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जिस एंगल से कोई भी रे इस स्मूथ सरफेस पे टकराती है वो उसी एंगल के साथ कहां चली जाती है, वापिस चली जाती है। इट मीन्स जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापिस चली जाएगी। दैट्स रूल नंबर 2 ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद आते हैं आपके पास स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, सबसे पहले कन्वेक्स और फिर कनकेव। बहुत सारे बच्चे पजल होते हैं कि कन्वेक्स कौन सा होता है और कनकेव कौन सा होता है। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि पहले आप दो आर्क बना लीजिए, एक इस तरीके से और दूसरी आपकी इस तरीके से, जैसे हम ब्रैकेट्स बनाते हैं वो। अब मान लो हम क्या करते हैं, मिरर की एक खासियत क्या होती है कि वो एक साइड से पेंटेड होता है, और जिस साइड से पेंटेड होता है ना वही आपको शो करता है कि ये कन्वेक्स बनेगा या कनकेव बनेगा। हम इसको क्या करते हैं, इसको आउटसाइड पेंट करते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, इनसाइड पेंट कर देते हैं। यहां से आप ध्यान से देखिए, यहां से आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग करके देखिए कौन कौन से हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये रिफ्लेक्शन जो करेगा वो इस पोर्शन से करेगा, और ये वाला मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन आपको इस तरीके से करेगा, इस पोर्शन से आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। अब हम याद करने के लिए क्या करेंगे, जो मिरर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, वो आपका बनेगा कनकेव मिरर। क्या बनेगा, कनकेव मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा वो बनेगा आपका कन्वेक्स मिरर। ये बात याद कर लेना, बहुत से बच्चे पजल होते हैं इसमें कि कनकेव कौन सा होता है, कन्वेक्स कौन सा होता है। कई बार पेपर में भी यही कर देते हैं, इमेज फॉर्मेशन आती है कनकेव की, बच्चे बना देते हैं कन्वेक्स की। तो आपको सिर्फ एक ही तरीके से याद रखना है इसको, वो तरीका ये है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है तो वो बन गया आपका कनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है तो वो बन गया आपका कन्वेक्स। अब हम इस मिरर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। ये मिरर फॉर्म होता है किसी स्फीयर से। हम क्या करते हैं, ग्लास स्फीयर लेते हैं, उसके अंदर से हम इस मिरर को क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस स्फीयर में से लेंस बनाएंगे और उसको फिर हम क्या कर देंगे, एक साइड पेंट कर देंगे। अगर हमने उसको पेंट कर दिया तो वो मिरर बन गया, और अगर हमने वैसे का वैसा रख लिया तो वो लेंस बन गया। लेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे। हमने क्या किया, किसी स्फीयर से ये वाला पोर्शन निकाल के हमने क्या बना दिया, उसको पेंट करके क्या बना दिया, मिरर बना दिया। जो आपका मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर है, उसका कोई सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल की खासियत क्या होती है, सेम डिस्टेंस पे होता है, इतना ही ऊपर और इतना ही नीचे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं।
ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये चेंज नहीं होंगी, ये फिक्स रहेंगी। और हम मोस्टली इस पोल को P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। फिर जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो है आपका मिरर जो है वो किसी स्फीयर से बना हुआ है, और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से। और इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो आपका पोल है और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। दैट्स पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीनों चीजें समझ में आ गई। इसके बाद जो ये रे मैंने बना रखी है, जो पोल के ऊपर जाके इमर्ज हुई है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज फॉर्मेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं जिसका नाम है न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं हम इसको, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसका मतलब यह होता है कि हमने ये रेज हमने पहले ही बताई है कि इमेजिनरी होती हैं, ऐसी कोई रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हो या फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो आप सबसे पहले अजम्पशंस क्या क्या करते हैं? अजम्पशंस हम ये करते हैं, सबसे फर्स्ट अजम्पशंस है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और लेंस। साइन कन्वेंशन कार्टेशियन की खासियत यह है कि लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम होता है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ए पोल, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken as positive, and the distance is measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative। जब हम इसको बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और थर्ड है आपके assumption से, in case of height के केस में the distance is measured above the principal axis are taken as positive and below the principal axis are taken as नेगेटिव। कुछ बातें और रह गई हैं जो कार्टेशियन के इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें करनी पड़ेंगी। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज मेजर्ड एज स्मॉल f, दैट्स फोकल लेंथ। इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। The distance between pole and principal focus is a focal length, and the distance between pole and center of curvature is measured as radius of curvature. It is denoted by capital R, it is denoted by small f. For example, if an object is placed here, the distance measured from pole to the object is measured as small u. That's object distance. If its image is formed here, then the distance between pole and image is denoted by small v. It means it is image distance. हम दोबारा देखेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से।
इसके बाद पोल और प्रिंसिपल फोकस की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हम यहां जूम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल यू से, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मान लो हमारी इमेज यहां पे बनती है, पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल वी से, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इमेज फॉर्मेशन। ये क्लियर होते ही, न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन क्लियर होते ही आपकी इमेजेस जो हैं वो इजीली बन जाएंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी इमेज फॉर्म कर सकते हैं।